चलिए मैं इस दूसरे वीडियो में आपको इसको बता रहा हूँ कि समाकलन के प्रमुख सूत्र क्या क्या है और ये अवकलन के सूत्रों से किस प्रकार से संबंधित हैं। हम जानते हैं, हमने कहा था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी बराबर यदि एफ एक्स है तो एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स का डी एक्स बराबर होगा एफ एक्स प्लस कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। और इसका उल्टा भी सेम है, यदि स्मॉल एफ एक्स का डी एक्स बराबर कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है तो निश्चित तौर पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी बराबर स्मॉल एफ एक्स होगा, है ना। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन वाला साइड है, ये इसका इंटीग्रेशन वाला साइड है, ठीक है ना। तो यदि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो इस फलन का यह फलन प्राप्त होगा और इस फलन का समाकलन ज्ञात करेंगे तो ये फलन प्राप्त होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये फलन और इस फलन का समाकलन करने से ये फलन हमको प्राप्त होता है। ये आपने यहाँ पर देखा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने एक तालिका बना रखी है आपके अवकलन और समाकलन के सूत्रों की। आप जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का यदि हम निकालेंगे तो ये आएगा एक्स की पावर एन। देखिए कैसे, आप जानते हैं एक्स की पावर एन का डी बाई डी एक्स कितना होता है, आप कहते हैं एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यदि एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, इसका डी बाई डी एक्स में ज्ञात करूँगा तो क्या हो जाएगा भाई, एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। एन प्लस वन से एन प्लस वन का टेस्ट कितना आ गया भाई, एक्स की पावर एन। तो हमने इसको सूत्र को थोड़ा सा इसी सूत्र को हमने विस्तारित करके क्या लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन इजकल टू एक्स की पावर एन। यही तो लिखा हमने, है ना। व्हेन एन डज नॉट इजकल टू माइनस वन, डिनोमिनेटर शून्य नहीं होना चाहिए। तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका डी बाई डी एक्स ए है तो इसका डी एक्स क्या होगा, ए होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन का डी एक्स इजकल हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये इसका सूत्र आ गया, देख लीजिएगा आप लोग, है ना। ऐसे ही लॉग एक्स का डी बाई डी एक्स होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स का डी एक्स क्या होगा, लॉग एक्स होगा। लास्ट में सी जोड़ रखा है, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। ये प्रत्येक इंटीग्रेशन के साथ जुड़ेगा। आप जब निश्चित समाकलन पढ़ेंगे तो इस सी का मान ज्ञात करना सीखेंगे। हम जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इजकल टू होता है ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डी एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स अपन लॉग ए बराबर होता है ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का डी एक्स क्या होगा, ए की पावर एक्स अपन लॉग ए प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इजकल टू कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का डी एक्स क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजकल टू होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डी एक्स कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स कितना होगा, टेन एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का डी एक्स कितना होगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स कॉट एक्स, तो कॉस एक्स कॉट एक्स का डी एक्स कितना होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का डी एक्स कितना होगा, सेक एक्स प्लस सी। ऐसे देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इक्वल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स कितना होगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे टेन इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है वन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में देखिएगा उन्हीं के डबल डबल सूत्र आ रहे हैं, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स साइन इनवर्स एक्स भी आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इसका माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी आ रहा है। वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स टेन इनवर्स एक्स भी आ रहा है, और वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का डी एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स भी आ रहा है। एक के लिए धन और एक के लिए ऋण प्राप्त हो रहा है ना। ऐसे देखो सेकंड इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स होता है वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का डी एक्स होता है सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सेकंड इनवर्स एक्स इक्वल होता है माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसका वन अपॉन अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का डी एक्स माइनस कॉस सेकंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इसके सूत्र है, ये अवकलन के सूत्रों से ही ज्ञात हुए हैं, है ना। अभी मैं आपको समाकलन अवकलन की विपरीत प्रक्रिया के रूप में कुछ एग्जाम्पल जब मैं बताऊंगा तो आप इसको और व्यवहार बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप फिलहाल इन सूत्रों को स्मरण कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ
दूसरी चीज़ है तुम्हारे पास अवकलन और समाकलन की प्रक्रिया में एक तुलनात्मक चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इस तुलनात्मक चार्ट में आप ये देखिएगा कि अवकलन और समाकलन में मैं जो समानता है उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। मैंने मुख्यतः इनमें जो अंतर है उन चीज़ों को यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने रखा है। तो समाकलन और अवकलन मुख्यतः फलनों के ही ज्ञात किए जाते हैं और दोनों ही फलनों पर एप्लीकेबल होती हैं। लेकिन इनमें जो प्रमुख अंतर है, समाकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं, अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया या उल्टी प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। हम जैसे हम कहते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इजकल टू, ये है कैपिटल एफ एक्स है, स्मॉल कैपिटल एफ, हाँ नोटेशन दे दें, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इजकल टू दी एफ एक्स है, तो एफ एक्स का डी एक्स इजकल टू कैपिटल एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। किसी फलन का अवकलन अद्वितीय होता है। किसी बिंदु पर किसी फलन का यदि हम अवकलन ज्ञात करते थे, इसका एक स्पेशल मान निकलता है, दूसरा मान नहीं हो सकता, एक अद्वितीय मान ही होगा। परंतु फलन का समाकलन अद्वितीय नहीं होता है, बल्कि यह फलन क्या करता है, फलनों उस फलन के कुल वक्रों के कुल को ज्ञापित करता है, अतः इसके कई मान हो सकते हैं। समाकलन तो समान होगा, लेकिन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मान वेरिएशन होने से इसमें कुलों के वक्र को हम ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा अंतर, किसी बहुपद का जब हम अवकलन जो होता है बहुपद ही होता है, लेकिन जिसकी घात क्या होती है, दिए गए बहुपद से एक कम होती जाती है। जैसे देखो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x एक फलन है, इसका डी बाई डी एक्स निकाला, तो जगह 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स का घात क्या होगी 0 हो गई है ना, या 3 इंटू 1 या 3 कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसकी घात 3 थी और यहाँ पर इसकी घात घट करके 2 हो गई। यदि हम इसका समाकलन करते हैं किसी फलन का, तो उसकी घात क्या होती है, घटने के बजाय बढ़ जाती है। जैसे एक्स स्क्वायर का हमने समाकलन किया, ये होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अर्थात देखो या एक्स की घात 2 थी या 3 हो गई, तो समाकलन में एक घात बढ़ जाती है, अवकलन में एक घात घट जाती है, ये ध्यान देना। अवकलन अंतराल के किसी बिंदु पर किया जाता है, इसीलिए इसका मान एक स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। जैसे हमने कहा फलन इतना है, इसके बिंदु इतने पर हमने प्रवणता ज्ञात करनी है स्पर्शरेखा की, पर इस प्रवणता पर जरा यहाँ पर स्पर्शरेखा भी लिख देता हूँ, स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो प्रवणता बदले डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू द एफ डेस एक्स। अब एफ डेस एक्स हमने इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाला, उस बिंदु 2, 4 पर इसका मान कितना आया 12, तो इसका मान यूनिक है, ठीक है ना। समाकलन किसी बिंदु पर नहीं होता, परंतु उस अंतराल में होता है जिसमें फलन की परिभाषित होता है। माना यह फलन अंतराल 2 और 4 में परिभाषित है, इसके बीच में इस फलन का मान निकालना चाहता हूँ, इस फलन का समाकलन निकालने पर हमको इस 2 और 4 के बीच में फलन का वक्र का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर हमें बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता, ये बिंदु ज्ञात हुआ, यहाँ पर हमको क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। माना ये है, इस पर कोई वक्र है, इस वक्र की स्पर्शरेखा पर यहाँ पर हमको एक बिंदु ज्ञात हुआ, प्रवणता ज्ञात हुई इसकी, और मान यहाँ पर ये कोई वक्र है, तो हमें इस वक्र का बिंदु 2 और 4 के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात हुआ। अर्थात ये जोड़ने का गणित है, ये तोड़ने का गणित है, ठीक है ना। ये बिंदु को एक मतलब रेखा से और तुमको एक बिंदु पर सीमित कर रहा है, और यह रेखा से और तुमको एक क्षेत्र पर सीमित क्षेत्र तक फैला रहा है, तो ये जोड़ने का गणित है, ये तोड़ने का गणित है। जैसे जोड़ने में या गुणा करने पर संख्याओं में वृद्धि होती है, वैसे या अंतर करने पर या घटाने पर संख्याओं में क्या होती है, कमी होती है, ह्रास होता है। तो ऐसे ही अवकलन में क्या होता है, ह्रास होता है और इसमें वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब चलिए एफ डैश एक्स या डी वाई बाई डी एक्स का ज्यामितीय निरूपण वक्र के दिए गए बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करता है, जो कि मैंने नंबर 4 में तुमको बताया। जबकि फलन के अनिश्चित समाकलन का ज्यामितीय निरूपण दूसरे समांतर वक्रों के कुल को निरूपित करता है, ठीक है ना। भौतिक राशियों को मान ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे, जहाँ समय तुमको दे रखा मान है कि कोई गाड़ी एस समय में टी दूरी तय करती है, डेल्टा एस समय में डेल्टा टी दूरी करती है, तो हम उसका वेग निकाल सकते हैं। वेग बराबर निकालेंगे, वेग बराबर डी एस अपॉन डी टी, और इसका प्रयोग भौतिक राशियों के मापन में ज्ञात कर दिया। माना किसको तुमको किसी गाड़ी का उसने वेग दे रखा हो और समय दे रखा हो, तो वो कह रहा माना कोई समय ये वक्र भी के अंतर्गत वह टी समय में कितनी दूरी तय करेगी, तो एस बराबर इंटीग्रेशन वी डी टी प्लस सी से हम उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इन दोनों में तुमको मैंने मूलभूत जो अंतर बताए हैं, इन दोनों की तुलना की है ना। आप लोग इसको भी ज्ञात रखेंगे और सूत्रों को याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको सीधे प्रश्नावली पे ले चलूँगा। धन्यवाद। आप इनको जरा बढ़िया ढंग से अभ्यास कीजिएगा।